नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज बात होगी टिकट की टेंशन की। जी हाँ, बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची से जिस तरह से सबको चौंका रही है, उससे बीजेपी नेताओं को भी टेंशन होने लगी है। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि इसके पीछे की वजह उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं होना बताया है। वहीं अटकलें तो इस बात की भी है कि पार्टी 50 से ज़्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है, यानी बीजेपी फिर से सरप्राइज देने के मूड में है। हालांकि बीजेपी के फैसलों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाली सूची में फिर चुकाने वाले नाम होंगे? क्या बीजेपी गुजरात फार्मूले पर भी टिकट दे सकती है? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। यशोधरा राजे नहीं लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी नए चेहरों पर लगाएगी दांव। या फिर चौंकाने की बीजेपी कर रही तैयारी? अब किसको टिकट मिलने या कटने की बारी? जी हाँ, यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं होना बताया है। यानी अब बीजेपी उनकी जगह किसी नए या फिर पुराने चेहरे पर दांव लगा सकती है। जाहिर है कि अब बीजेपी ने दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर जिस तरह से चौंकाया है, उससे अब अटकलें लग रही हैं कि आने वाली बीजेपी की लिस्ट में भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नाम और देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी एमपी में गुजरात फार्मूले को आजमा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही आने वाली सूची में 1 दर्जन मंत्री समेत 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि बीजेपी का आने वाली सूची और यशोधरा को लेकर क्या कहना है, वो सुनिए। किसी की कोई न उपेक्षा है न अपेक्षा है, ये उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उनके हेल्थ इश्यूज के कारण से कहा है। मंत्री भी नहीं, इंडिविजुअली उन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि मैं हेल्थ इश्यूज के कारण से मैं चुनाव लड़ने में इस बार मेरी इच्छा है कि मैं न लड़ूं। अभी ये कहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, न कोई बीमार होंगे बल्कि और स्वस्थ हो गए। सब रिपीट हो रहा है। जाहिर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हर हाल में केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की सरकार देखना चाहता है। यही वजह है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले रही है। हालांकि बीजेपी में सूची को लेकर चल रही हलचल पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपनी हार को सामने देखकर हर पैतरा आजमाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने विवेक की बात है कि वो बुलाकर नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और बाकी मुझे लगता है कि नेताओं का भी व्यक्तिगत फैसला होता है कि वो लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, पूरे मन से लड़ना चाहते हैं, बेमन से लड़ना चाहते हैं, उन्हें धक्का देकर लड़ाया जा रहा है, क्या वो खुशी खुशी लड़ना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आके चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, या घर घर जाके बात करना चाहते हैं। टिकट वितरण से पहले बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं। वहीं 4 बाहरी राज्यों के विधायकों को फील्ड में पहुंचाकर वास्तविक स्थितियों को जाना है, और ऐसा माना जा रहा है कि बाहरी विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट घोषित किए जा रहे हैं, जिनमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अब बीजेपी आने वाली लिस्ट में किसको टिकट देगी और किसका टिकट काटेगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है वकील जी आपका अनादि टीवी में। और आमतौर पर नेताओं के बारे में कहा जाता है कि जब तक ये स्थिति ना आ जाए कि वो चलने फिरने सुनने से मोहताज हो जाएं, 2-4 लोग उनको उठाकर खड़ा करें, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ने की उनकी अभिलाषा ख़त्म नहीं होती है। अतीत में कई सारे नेता ऐसे हमने देखे हैं। और लेकिन जिस मौजूदा परिस्थिति हम देख रहे हैं, यशोधरा राजे और स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर रही है, तो वाकई स्वास्थ्य एक कारण है या और कोई रणनीति या शायद पार्टी की तरफ से कोई संकेत? देखिए, यशोधरा जी ने जो कहा है उसकी जरा शब्दों पर आप गौर करिए जी। उन्होंने कहा है कि उनको 4 बार कोविड हुआ और वो अभी ज्यादा मेहनत भागदौड़ करने की स्थिति में नहीं है, और 4 से महीने वो आराम करेंगी। इसमें एक संकेत हुआ कि अगर 6 महीने बाद अगर उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा तो उसके लिए
ये जो उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा जी। लगता है जी बिल्कुल। पार्टी ने उनको पहले संकेत दे दिया था कि आपका टिकट कट सकता है, क्योंकि आप 4 बार से विधायक लगातार हैं, 4 या 5 बार से। तो पुराने कई लोगों को इधर उधर किया जा रहा है, तो वो हो सकता है इनको भी संकेत मिल गया होगा, एक चीज। दूसरी बात है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रवेश बीजेपी के अंदर हुआ है, तब से उनकी दोनों बुआएं लगातार असहज हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी राजनीति का जो है दी एंड आ गया है। अगर हालांकि वो वसुंधरा जी तो राजस्थान में है, लेकिन वहां उनकी स्थिति भी बड़ा गड़बड़ ही चल रही है। बिल्कुल। और यशोधरा जी जो है इन ज्योतिरादित्य के आने से पहले शुरू से ही असहज दिखाई पड़ रही है। उनको ये उनका आना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनकी राजनीति अब लोहे समाप्ति की ओर। तीसरी बात, यशोधरा जी भी अब 70 साल की होने वाली है। अगर एज फार्मूला भी लागू होता है कहीं परोक्ष रूप से, तो भी उनकी टिकट पर खतरा है। जी। तो जाहिर है कि कई ऐसे सहयोग मिल रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पार्टी ने भी बहुत साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, पर हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर उनको संकेत दे दिया गया हो, तो टिकट बाद में कटे। इसके पहले उन्होंने जो है एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए जो है खुद ही कह दिया कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और जो यशोधरा ने आज कहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कई और नेता भी इस तरह कहते हैं। आपको देखिए, भाजपा के तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हमने देखा नागेंद्र सिंह गुड़ जैसे कई विधायक पहले कह चुके हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी तो उम्र भी उस क्राइटेरिया में आ चुकी है। हाँ, तो अब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस रणनीति पे काम कर रही है, वो ये है कि उनको हर हाल में चुनाव जीतना है, चाहे फिर वो साम दाम दंड भेद जो भी हो, चाहे सांसदों को उतार के हो, मंत्री को उतार के हो, कहीं को टिकट काट के हो। 3 लोगों के टिकट तो हम पहले दूसरी सूची में देख चुके, कट चुके हैं। बिल्कुल। और माना बताई जा रही शायद संख्या 50 भी हो सकती है। तो क्या निर्णय होगा कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पार्टी बीजेपी अभी चौंकाएगी। और कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है दरअसल। न सिर्फ बीजेपी को बल्कि कांग्रेस को भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आखिर बीजेपी आगे करना क्या चाह रही है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो ब्रजेश जी, रणनीति का हिस्सा, लेकिन एक और चीज़ भी है ना, हम देख रहे हैं कि अगर यशोधरा ने कहा भी है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि ऐसी उमा भारती ने कह दिया था कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। लेकिन बाद में अब ये स्थितियाँ हैं आज की मौजूदा स्थितियों में कि कोई गारंटी नहीं कि 2024 में उनको कहीं से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 23 की तो संभावना है ही नहीं कि उनको विधानसभा बीजेपी मध्य प्रदेश से लड़ाएगी। और बाकी जगह से रही लोकसभा की सीट की बात, तो कहीं ऐसी, मान लीजिए अगर स्वास्थ्य कारणों से ही सही यशोधरा ने ये कदम उठाया है, तो आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर 6 महीने बाद लोकसभा में टिकट ना मिलता है, तो उसके बाद 5 साल बाद, राजनीति के बियाबान में तो 5 दिन बहुत होते हैं, कि 5 दिन बाद आपको लोग भूल जाते हैं। वैसे मनोज जी, राजनीति में जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, बिल्कुल। और जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है। जो आपने उदाहरण दिए कि उमा भारती का अपना आकलन था और उन्होंने जिस तरह से इनकार कर दिया था, अब वो किस तरह से मुख्य धारा में आना चाहती हैं, लाख कोशिश कर रही हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, लेकिन लौट नहीं पा रही। क्या यशोधरा ने भी वैसा ही दाव चला है? निश्चित तौर पर हो सकता है वैसा दाव चला हो, और हो सकता है कि ये दाव चलवाया गया हो, कि उनको वहाँ से ड्रॉप करने की कोशिश हो रही हो। क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है कि भाई ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जैसे बिरले ही लोग होते हैं जो मुंह पर कह दें या सार्वजनिक रूप से कह दें कि वो तो 1% नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको लड़ा दिया है तो अब लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप यदि यही सवाल नरेंद्र सिंह तोमर से करेंगे तो घुमा फिरा कर जवाब आएगा। वो ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि पार्टी में सबकी सहमति से सबसे चर्चा करने के बाद ये नाम तय हुआ है कि हम सबको लड़ना है। हो सकता है पार्टी ने डिसाइड किया हो और उनको पता ही ना हो और उनको मैदान में उतार दिया हो, और इसी तरह से यशोधरा को एक संकेत दे दिया गया हो, शायद वहाँ से पार्टी किसी और को लड़ाना चाहती हो। ये संभावना रहती है राजनीति में। इसलिए उन्होंने एक इज्जत बचाने के लिए, जिस तरह से आकाश विजयवर्गीय ने एक चिट्ठी लिख दी है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में है। जेपी नड्डा को आप कल्पना कर सकते हो, दर्शक भी बेहतर समझते हैं, क्या पिता पुत्र को टिकट देने वाली थी क्या बीजेपी? निश्चित तौर पर नहीं देने वाली थी। वो मौजूदा परिस्थितियों, परिवारवाद, वंशवाद को लेकर जिस प्रकार प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी हमलावर है, बिल्कुल, उसमें तो संभावना नगण्य है। और कई बार माहौल बनाया जाता है। मंत्रियों के टिकट पिछली बार भी कटे थे मनोज जी, और जितने ज्यादा कटने चाहिए थे उतने काट नहीं पाई थी बीजेपी। लेकिन इस बार जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं, आगे भी आपको चौंकाने वाले निर्णय देखने को मिलेंगे। कई मंत्रियों को टिकट कटेंगे।
टिकट कटने की एक माहौल भी बनाया जाता है कि भाई या तो जिनकी टिकट कट रहे हैं वो इज्जत से अपनी स्वेच्छा से कह दें, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना, स्वास्थ्यगत कारण होते हैं, जिस तरह से कि इस्तीफे दिए जाते हैं आमतौर पर, और जिस तरह से एक भाषा होती है उसकी, वही भाषा का इस्तेमाल। जो कारण बताया गया, यशोधरा के कारण हमने देखा है कि कोरोना से इसी मौजूदा मंत्रिमंडल के कई सदस्य पीड़ित रहे, मुख्यमंत्री भर्ती रहे कोरोना काल में, हमने देखा कई सारे विधायक, सांसद, कई सारे जनप्रतिनिधियों को हमने खोया भी है इसी कोरोना के कारण। इसीलिए तो ये बात गले नहीं उतरती ना कि कोई बीमारी की वजह से। हम तो देखते हैं कि राजनीति में तो जिनके कबर में पैर लटके हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी सक्रिय रहना चाहते हैं चुनावी राजनीति में। जिनको जीत की संभावना होती है वो मैदान छोड़कर नहीं जा सकता। हो सकता है यशोधरा जिस परिवार से आती हैं उनने सोचा कि नहीं मेहनत कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं, तो वो उससे हट सकती हैं। या हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से मैदान में उतरने वाले हों। हमने देखा है कि किस तरह से परिवार का जब एक सदस्य मैदान में उतरता है तो दूसरा सदस्य वहाँ से किस तरह से विड्रा कर लेता है या वहाँ पे ऐसा कैंडिडेट उतारता है जिससे कि उनकी राह आसान हो जाए। तो मुझे लगता है ये बनाने की कोशिश, कहीं बाद में माहौल ना बने कि भूआ भतीजे एक साथ चुनाव मैदान में हो रहे हैं। तो ये पार्टी में अंदरूनी तौर पर क्या हुआ है ये आज की तारीख में बीजेपी के बारे में कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि जो निर्णय हो रहे हैं वो बीजेपी के नीचे स्तर तक भी नहीं हो रहे हैं, बीच मिडिल में जो लोग हैं उनको भी पता नहीं चल रहे हैं, ऊपर लेवल पर निर्णय हो रहे हैं। तो हो सकता है एक संकेत दिया हो और उसका सम्मानजनक तरीके से इस तरह से विदाई हुई हो, मुझे इसमें ऐसी प्रतीत होता है। जी, तो वकील जी, एक और चीज़ हमने देखा कि क्या इसमें सिंधिया समर्थक जो विधायक और मंत्री आए हैं मौजूदा मंत्री, उनके लिए भी कोई संकेत है? क्योंकि हमने देखा अभी जो सूची जारी हुई है उसमें सिंधिया समर्थक कुछ लोगों के नाम कट गए, चाहे वो रणवीर जाटव हो, चाहे वो जसवंत जाटव हो, कई सारे मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके टिकट भी खतरे में है। तो एक मैसेज यशोधरा के जरिए ही सही कि उन्होंने कह दिया कि भाई बीमारी के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हूँ, तो सिंधिया के वो समर्थक जिनके टिकट खतरे में वो स्वेच्छा से कह दें कि हम संगठन में काम करने की इच्छा रखते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो एक बीच का रास्ता निकल आया कि पार्टी की भी बची रहे और जिनके टिकट कट रहे उनकी भी नाक बची रहे, और ये नहीं आया कि जो सिंधिया अपने कमिटमेंट के साथ जिन लोगों को लाए थे और एक चुनाव के बाद पार्टी ने उनको ठुकरा दिया है। हाँ, ये तो देखो, ये तो वैसा ही है जो सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, वो वाली स्थिति है। जहां तक सिंधिया समर्थकों की बात है और जो मंत्री बने हैं ज्यादातर उनके बारे में पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट यही है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि उनमें से अधिकांश की स्थिति ठीक नहीं है और वो हारने की उनकी संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। उसके दो कारण है, एक तो वो बीजेपी में पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, दूसरी बात है कि भाजपा कार्यकर्ता या वो भाजपा के जो वो दावेदार जो इन सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे या उनका दावा था उनके टिकट कटेंगे, तो वो इनसे असहयोग आंदोलन अघोषित रूप से चलाए हुए हैं। और अभी तक पिछले 3 साल के अंदर भी ऐसा कोई आपस में बहुत समन्वय नहीं बन पाया है कि इनको फिर अगर टिकट दिया है तो भाजपा कार्यकर्ता उनके लिए काम करेंगे उसी तरह से जैसे उन्होंने 2019 में उस चुनाव में किया था। तो ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तो सवाल है कि जीतने की संभावना आज की तारीख में पार्टी की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल। तो गुजरात फार्मूला भी लागू हो सकता है, आपको लगता है कि पूरा मंत्रिमंडल को टिकट काट दिया जाए? करना चाहूंगा मैं। जी जी बिल्कुल। कि यहाँ में 2 तरह की चीजें देखने को मिल रही है। एक तरफ कैलाश विजय के पुत्र जो है वो आकाश विजय ने चिट्ठी लिखी कि साहब मुझे टिकट नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने कल जो है वो भाजपा कार्यालय पे अपने समर्थकों को प्रदर्शन करवा दिया, 3 गाड़ी भर के। हाँ, तो अब सवाल है कि सही किसको माना जाए? क्या ये दबाव जो प्रेशर टैक्टिक्स बन रही है वो सही है, या उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी जो जिसके अखबारों में छपा था वो सही है? जाहिर है कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और टिकट पाने का इच्छुक है। पूरी जो नानुकर है वो तो केवल एक औपचारिकता है ताकि मान लो अगर टिकट कट ही रहा हो या नहीं मिल रहा हो तो उसको इसके पीछे छिपाया जा सके। या एक अपने समर्थकों के संदेश कि भैया मैं तो बहुत काबिल आदमी हूँ, पार्टी कारण टिकट कटाए, और विरोधियों को संकेत कि भैया देखिए मेरे समर्थन में इतनी लोग हैं कि अगर मेरा टिकट कटता पिताजी को मिलता है तब भी इतने सारे समर्थक भोपाल चले जाते हैं पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने की नहीं हमारे इस विधायक को टिकट दिया जाए। हाँ, इसमें डबल गेम है कि भाई अगर मान लो सीट बीजेपी हार जाती, वहां से किसी और को टिकट अगर मिलता है और अगर इनके असहयोग कारण वो हार जाता है तो फिर कल को ये कहने हो जाएगा देखिए साहब ने पहले ही कहा था कि आपने गलत आदमी टिकट दे दिया, मैं होता तो चुनाव जीत जाता। तो ये सब जो राजनीतिक हथकंडे होते हैं ये तो पार्टी भी समझती है और जो प्रत्यक्ष वो भी समझता है और जनता भी समझती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि दबाव बनाने की राजनीति है, पार्टी इसमें मुझे लगता है कि बहुत दबाव में आएगी, क्योंकि अगर उसने निर्णय कर लिया कि एक परिवार से एक को टिकट मिलना है तो वो दूसरे को शायद ही मिलेगा। बिल्कुल।
तो क्या ऐसा लग रहा है कि गुजरात फार्मूले की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की? कुछ मंत्रियों के टिकट तो कटना तय है कि बाकी सारे मंत्रियों के टिकट काट दिए जाएं, कुछ एक को छोड़कर। देखिए, गुजरात फार्मूला तो एक्सट्रीम था, उसका प्रयोग मध्य प्रदेश में तो उसी रूप में तो होना असंभव है। बिल्कुल। क्योंकि गुजरात की तासीर और मध्य प्रदेश की तासीर में जमीन आसमान का अंतर और है। वहां तो इसलिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी टिकट नहीं दी गई थी। उन्होंने तो पूरे घर के बदल डाले थे, मतलब मुख्यमंत्री से हर कोई बदल डाला था। बिल्कुल। तो वैसा मध्य प्रदेश संभव नहीं है, पर हाँ इतना जरूर है कि जिनकी भी खराब रिपोर्ट गई है वो उनके टिकट कट सकते हैं, ये इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। जी, तो ब्रजेश जी टिकट काट सकते हैं। 50 विधायकों की भी संभावना जताई जा रही है, जो कि लगभग पिछली बार की तरह होंगे, लेकिन पिछली बार विधायकों की संख्या ज़्यादा थी तो उस अनुपात में वो रेशो कम था। तो कांग्रेस, जो भी वकील जी ने शुरुआत में कहा था कि वो भी अचंभे में है, तो क्या वो इस इंतजार में कांग्रेस भी कि भैया बाकी की सीटें वो इनकी टिकट आ जाएं, कि अब जो नाराज़ हैं वो खुलकर सामने आ जाएं, हमारी पार्टी में आ जाएं, ताकि हम कम से कम उनके सहारे से ही कुछ इलाकों में मजबूती से वो लड़ लें? कांग्रेस के साथ और भी दुविधा है मनोज। कांग्रेस के पास 230 विधानसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार नहीं हैं जो ताकत के साथ मैदान में उतर सकते हैं। हमने देखा है कि 125 तक उनके उम्मीदवार बहुत अच्छे आते हैं, इसके बाद वो सूची वैसी नहीं आती कि जो दमदारी से लड़ सकें या मुकाबला करते दिखें। तो उनको उम्मीद है, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा दिग्गज नेता बीजेपी में चला गया, उनके साथ बहुत सारे नेता चले गए, तो वहाँ पे एक जो और कमी थी, जो रिक्तता और बढ़ गई है, तो उसकी भरपाई के लिए तो उनको इंतजार करना ही पड़ेगा कि निश्चित तौर पर बीजेपी में झगड़े होंगे, गुटबाजी का कुछ फायदा होगा, नाराज लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो इंतजार करेंगे कि बाकी के लोग भी और नाराज आ जाएं, इनके टिकट डिक्लेयर हो जाएं, तेजी से सूची जारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के आ जाएं। और जहाँ पे उनको संभावना है, मुझे लगता है जो कह रहे हैं कि 6 तारीख तक उनकी पहली सूची आ जाएगी, तो उसमें वो सीटों पर कि जहाँ उनको लग रहा है कि कोई घमासान नहीं है, बीजेपी से कोई बड़ा चेहरा टूट कर नहीं आ पाएगा, और जहाँ पे उनके पास ऐसे उम्मीदवार हैं, या वो जो 66 सीटें उन्होंने तय की है, 66 सीटों के साथ साथ जहाँ उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, बड़े नेताओं के साथ साथ वो पहली सूची बड़ी जारी कर सकते हैं, जहाँ पे उनको दिक्कत नहीं है। दूसरी, वो इंतजार करेंगे अभी बीजेपी की और सूचियों का, जहाँ उनको लग रहा है कि यदि वहाँ से कोई टूट कर आ सकता है, वो सिंधिया खेमे के उन लोगों का भी इंतजार करेंगे कि कितने लोगों को टिकट कटते हैं, वहाँ से उनको कितना फायदा मिल जाता है, बीजेपी के कितने लोग टूट कर आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से उनका संवाद भी चल रहा होगा, संपर्क में भी होंगे और इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे। तो जब वो इंतजार उनका पूरा हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पर वहाँ से उम्मीदवार अपने उतार देंगे, या तो वहाँ से लाए हुए लोगों को उतारेंगे, या फिर उनको कोई ना कोई वो उनका सपोर्ट लेकर वहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तब तक वो इंतजार करेंगे, क्योंकि इंतजार करने में उनको फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो देर कर रहे हैं सूची आने में। लेकिन जो उन्होंने कह दिया है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि 66 सीटों पर आप सर्वे कर चुके हैं, दौरे कर चुके हैं दिग्विजय सिंह, तो क्यों जारी नहीं की जा रही? तो पहली सूची आ जाएगी, भले ही उसमें सारे 66 सीटें हैं जो हारी हुई हैं उनके सभी के नाम ना हों, लेकिन कांग्रेस के पास इससे अलावा मुझे लगता है कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास, जो मैंने पहले भी कहा कि उम्मीदवारों की कमी है, बेहतर उम्मीदवार की। ग्वालियर की बात कर लें, यदि हम बात कर लें सुर्खी की एक उदाहरण के तौर पर, तो उनके पास कौन उम्मीदवार है वहाँ पे। यदि हम बात कर लें सांची की, प्रभुराम चौधरी लगातार वहाँ से लड़ते रहे हैं, तो उनके पास ऐसा कोई बेहतर विकल्प है क्या? वो इंतजार करेंगे कि सेजवार नाराज होते हैं क्या, उनका बेटा नाराज होता है। पिछली बार भी हमने उपचुनाव में देखा कि किस तरह से ऑफर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो अब वो परिस्थितियां हैं, तो वो देखेंगे कि वहाँ पे कुछ लोग आ सकते हैं क्या इन सीटों पर, क्योंकि उनके पास मुकाबला नहीं है। हमेशा हमने देखा सांची में किसका मुकाबला हुआ, सेजवार का और प्रभुराम चौधरी का हुआ। तो दो ही बड़े नेता, बाकी नेताओं ने, दोनों ने, एक ने बीजेपी में खत्म किया, एक ने कांग्रेस में दूसरी लाइन को खड़ा नहीं होने दिया। तो यही वजह है कि अब उनको विकल्प बनाना है, तो विकल्प के लिए तो इंतजार करना ही बेहतर विकल्प है मुझे लगता है। तो विकल्प एक ये भी हो सकता था अजय जी कि जो 79 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी, तो कांग्रेस कम से कम 19 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर देती कि अब तो वहां से कोई टूट के आना नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर ब्रजेश जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ बात से कि कांग्रेस अगर वेट एंड वॉच की नीति पर ज्यादा चल रही है, उनके पास प्रत्याशी कम है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और सवाल है कि जो आयातित प्रत्याशी होंगे, और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। बिल्कुल, और जो छोटी पार्टियां हैं वो ये इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिलेंगे, और वो अगर मान लो अपने क्षेत्र में प्रभावी उम्मीदवार हैं, वो नाराज होकर के इनकी पार्टी में शामिल होते, तो हो सकता है उनको टिकट मिल जाए। हालांकि ये इस तरह पाला बदलने कोई जीत की गारंटी नहीं है। ऐसा हमने पिछली बार भी देखा था कि जो है वो सरताज सिंह बीजेपी से नाराज हुए कांग्रेस में चले गए, तो चुनाव हार गए पूरी तरह से। बिल्कुल। तो अब सवाल ये कि मेरी उनसे बहुत व्यक्तिगत बात हुई थी, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बोले कृष्ण इधर है और सेना उधर है। तो बोले यार मेरी हार की संभावना का कारण तो ये है, दरअसल हमारे सारे समर्थक तो उधर रह गए और कृष्ण इधर आ गया है, तो अब वो अकेला क्या कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति बनेगी।
लेकिन ठीक है, ये तो अब राजनीति है और युद्ध है। युद्ध में कौन सी रणनीति कब हावी हो जाए कहना मुश्किल है। इतना जरूर है कि इस तरह के जो चौंकाने वाले फैसले हैं, इसने कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। जो चुनाव, विधानसभा चुनाव 2 महीने पहले तक कांग्रेस की बड़ा आसान लग रहा था कि शायद कांग्रेस सरकार बन रही है, अब वो उतना आसान नहीं रह गया है, ये बात बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, मुश्किलें अभी जारी रहने वाली कांग्रेस की, इस हिसाब से जो अजय जी भी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस तरह क्योंकि से कई बार हमने कांग्रेस- देखा कांग्रेस ने आसान चीज़ों को बहुत कठिन कर लिया अपने लिए। पंजाब सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ आसान था। पहले के दौर में देखें, हम कुछ महीनों पहले की बात करें तो माहौल उसके फेवर में दिख रहा जो था। अजय जी भी कह रहे थे, अजय बिल्कुल। जी भी जो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी मैदान में उतरी है, जो उसकी शैली है और जिस तरह से मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर अब बैकफुट पर जाती दिख रही है, कमजोर हमको दिख रही है। बीजेपी प्लस होती दिख रही, जो कि कुछ महीने पहले बीजेपी हमको माइनस दिख रही थी, या जो सर्वे कह रहे थे, जो लोगों से फीडबैक आ रहा था, उससे कांग्रेस ज़्यादा उत्साहित थी। मुझे लगता है कि वो अब उतनी उत्साहित बची नहीं है। अब उसको नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। उससे भी अपने दिग्गजों के लिए मैदान में उतरने का प्रेशर एक तरह से उस पर बना है कि अरुण यादव जैसे दिग्गजों को उतारें, सुरेश पचौरी जैसे लोगों को उतारें, क्योंकि माहौल उसे भी बनाना पड़ेगा कि उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खासकर ये मैसेज देने की कोशिश करना पड़ेगी कि देखिए, जीत की संभावना हमारे पास भी है, इसलिए हमारे दिग्गज भी मैदान में उतर रहे हैं, हार की वजह से कोई डर नहीं रहे। जो कमलनाथ जी कह रहे थे ना कि मैं अभी चुनाव लड़ने पर विचार करूंगा, तो मुझे लगता है जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और नेता उतरे हैं मैदान में, उन पर भी एक प्रेशर है कि वो भी इसी विधानसभा चुनाव में सबको लड़ाने के साथ साथ ही वो भी खुद भी चुनाव मैदान में उतरे, ताकि जनता को लगे कि हाँ, पार्टी में बड़े नेता उतर रहे हैं तो जीत की संभावना है। उनको भी लग रहा है, क्योंकि एक मैसेज और माहौल बनाने की बात होती है। और प्रेशर पॉलिटिक्स, ये दो ऐसे शब्द हैं जो राजनीति से कभी इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बहरहाल अब समय की कमी है, तो चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद अजय जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में भी टिकट का टेंशन है। जिनको मिल गया उनको भी टेंशन है, जिनको नहीं मिला उनको भी टेंशन है, जिनका कटने की संभावना उनको भी टेंशन है, और कई सारे इस टेंशन में है कि उनको टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और यही टेंशन कांग्रेस में भी है। लेकिन सवाल यही कि इस टेंशन से कौन अच्छे से पार पा सकता है, क्योंकि जो मौजूदा परिस्थितियां अभी दिख रही हैं वो ये साफ साफ संकेत दे रही हैं कि अभी जो अगली लिस्ट और आएगी उसमें कई सारे विधायक, मंत्री और धुरंधर नेताओं के नाम नदारत होंगे, और कोई ऐसे चेहरे चौंकाने वाले भी इस लिस्ट में हो सकते हैं जिनके बारे में ना उन चेहरों ने कल्पना की होगी, ना उनके समर्थकों ने कल्पना की होगी, ना उसके क्षेत्र के वोटरों ने। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।